है गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल के रिसोर्स पर कब्जा कर लिया था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास से दीवानी अधिकार प्राप्त करके बिहार, बंगाल और उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम ब्रिटिश शासन के कॉलोनिज्म को 3 फेज में पढ़ेंगे। मर्केंटाइलिस्ट फेज जो 1757 से 1813 तक था, उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज जो 1813 से 1858 तक था और उसके बाद फाइनेंशियल फेज जो 1858 से आजादी तक था। तो ये फेज में पढ़ने का एक 2-3 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि इससे मेंस के कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना आधुनिक भारत से, तो हम उससे सही से डील कर सकते हैं और प्रीलिम के क्वेश्चन भी जो ट्रिकी होते हैं ना, उसी इस कॉन्सेप्ट से हम डील कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब कोई गवर्नर आता है तो वो गवर्नर के साथ बदलने के साथ उसकी पॉलिसी भी बदल जाती है, पर लेकिन जो फेज होता है ना वो कंटिन्यूस रहता है। इसलिए फेज में पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और इतिहास पढ़ने में थोड़ी रुचि बढ़ेगी। तो आज शुरू करेंगे मर्केंटाइलिस्ट फेज जो 1757 से 1813 तक, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम हेवी टैक्सेशन के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको व्यापार में लगाना। जो मर्केंटाइलिस्ट फेज है ना, उसका मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन करके उसको ट्रेड में लगाना और ब्रिटिश को हेल्प करना। और इसी के चलते जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक और सोशल जो पॉलिसी अपनाई वही मर्केंटाइलिस्ट फेज है। इसमें हम पॉलिटिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें था पॉलिटिकल डोमिनेंस। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, सबसे पहले वो अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा में ज्यादा टैक्स कलेक्शन करती है और उसे निवेश में लगाती है जिससे वो व्यापार कर सके। लेकिन जब कोई देश, कोई राज्य उसमें बाधा उत्पन्न करता है और कोई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है तो ट्रेड मोनोपोली के लिए वो वॉर लड़ते हैं। और वही एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर वॉर जो आगे हम देखेंगे कि इसी हिसाब से जो हमने देखा था कि विच एस्टैब्लिश द कंट्रोल थ्रू द स्ट्रेटेजिक वॉर और ट्रीटीज। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपने खर्चे को कम करने के लिए और डायरेक्ट वॉर में न उलझ के अपने शत्रु देश के साथ घेरे की नीति अपनाती है। जो घेरे की नीति होती है ना, उसमें क्या है, वो शत्रु राज्य को अपने मित्र राज्य से घेरने का प्रयास करते हैं। और इसी हिसाब से जो सहायक सब्सिडरी अलायंस है ना, वो वही इसका पार्ट है। और वो इसी के अंतर्गत इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन करती है, जिसमें हेवी टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन करके वो सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिकल ड्रेन फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटेन। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी मर्केंटाइलिज्म फेज की चर्चा करते हैं जो दादा भाई नौरोजी आगे करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। लेकिन इसमें हम पॉलिटिकल वॉर लड़ेंगे, वॉर की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला था वॉर जो हमने देखा था द बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इसमें हम देखना कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जो प्रीलिम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और उसमें इसी के अंतर्गत दीवानी अधिकार मिल गए थे। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुआ। मैसूर साउथ इंडिया, जो इंडिया का मैप है ना, उसमें साउथ इंडिया, इस क्षेत्र में मैसूर जो हैदर अली के नेतृत्व में एक एकीकृत और उतना विस्तार कर रहा था। और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो हमने देखा था कि कर्नाटक वॉर हुआ, उसमें मद्रास फ्रांसिस को हरा के कर्नाटक वॉर के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। ब्रिटिश कंपनी मसाले का उत्पादन का जो क्षेत्र है ना, मालाबार क्षेत्र, उस पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वो टीपू सुल्तान के अंतर्गत मैसूर के अंतर्गत था और टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी कंपनी के साथ निकटता थी, वो जो ब्रिटिश का कॉम्पिटिटर था। और
जो एक मजबूत राज्य मैसूर बन रहा था, वो मद्रास के नजदीक था, इसलिए मद्रास को खतरा था। इसी के कारण था कि हैदर अली और मैसूर के बीच हैदर अली और ब्रिटिश सर के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मराठा शक्ति थी और निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे और मराठा शक्ति, उसकी मदद से हैदर अली पर हमला करने की रणनीति बनाई। लेकिन हैदर अली बहुत इसमें कूटनीतिक सफलता प्राप्त की और उसने मद्रास और मराठा और हैदराबाद को थोड़ी रियायत देकर अंग्रेजों से की अलायंस तोड़ दी और हैदर अली ने ब्रिटिशरों पर हमला कर दिया और मद्रास पर कब्जा कर लिया और अंत में मद्रास ट्रीटी हुई, जो हैदर अली के लिए अच्छी ट्रीटी थी और उसने ब्रिटिशर को हरा दिया था उस क्षेत्र में। लेकिन ये ट्रीटी टेम्पररी थी, क्योंकि ब्रिटिशर ये इस ट्रीटी से खुश नहीं थे, क्योंकि ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटिश को कई क्षेत्र घुमाने पड़े थे और इसका इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि उससे मिलिट्री पर एक्सपांशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन किया गया लंदन के ऑफिसर के द्वारा। और ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर से युद्ध से सीख प्राप्त करके आगे मराठा और हैदराबाद निजाम के साथ युद्ध के अलायंस बना के मैसूर पर हमला करने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन दिस कॉन्फ्लिक्ट डेमोन्स्ट्रेट द इंडियन रूलर वुड रजिस्ट ब्रिटिश एक्सपांशन। अब प्रीलिम पर्सपेक्टिव से जो टाइम पीरियड है ना, वो याद रखना। और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी? 1769 में, वो याद रखना। अब नेक्स्ट युद्ध होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो 1775 से 1782 में हुआ था। इसका फर्स्ट रीजन तो जो मद्रास क्षेत्र है वो कपास उत्पादन क्षेत्र था, इसलिए उसमें कब्जा प्राप्त करना एक तो उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था उस समय पेशवा के उत्तराधिकार का मामला चल रहा था, जिसमें रघुराव राव वो ब्रिटिश के शरण में आए और ब्रिटिश की मदद से वो पेशवा बनना चाहता था। और इसीलिए जो वहां पे एक बात याद रखो कि भारत में तीन प्रेसिडेंसी थी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और उसी समय 1772 में एक आया था कि जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, जिसके अंतर्गत जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंतर्गत रख दिया था। ये बात याद रखोगे और इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे, लेकिन इस टॉपिक का इसमें महत्वपूर्ण चर्चा आएगी, इसलिए मैंने आगे कर दिया। अब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश अधिकारी थे ना, वो भी बंगाल की तरह अपना एकाधिकार प्राप्त करके कपास के क्षेत्र में व्यापार में अपना भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। इसलिए जब पेशवा जो रघुराव राव उसके सपोर्ट के लिए आया था, तो उसको शरण दे दी और उसके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ने रघुराव रावत को पेशवा बनने के लिए मदद करनी और ब्रिटिशर को टेरिटरी देने का वादा किया था। अब जब ब्रिटिश अधिकारियों ने मराठा मामले में हस्तक्षेप किया था, वही फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बना, जिसके चलते मराठा उस समय तो शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश अधिकारी को मात खानी पड़ी और उसको पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उसने मीडिएशन किया और ब्रिटिश अधिकारी और मराठा के बाद बीच में मीडिएशन करके पुरंदर की संधि कर दी। पर लेकिन अभी भी ब्रिटिश जो बॉम्बे ब्रिटिश अधिकारी थे ना, वो संतुष्ट नहीं थे इस संधि से, पुरंदर की संधि से। इसलिए उसने फिर से मराठा पर हमला करने की ट्राई किया और जिसके बाद मराठाओं ने उस पर हमला करके
हमला करके जो ब्रिटिश के वडगांव पे पोजीशन थी ना उसको हरा दिया और वो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ वडगांव की संधि की। लेकिन उसके अंतर्गत ब्रिटिश को अपने क्षेत्र में सीमित कर लिया था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने एक अपनी सेना भेजी जो अपने क्षेत्र वापस प्राप्त करने के लिए भेजी थी, जिसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने मराठा पर सैन्य दबाव डाल के ट्रीटी ऑफ सालबाई की थी। क्योंकि जो जिस ट्रीटी ऑफ सालबाई थी ना वो 1782 में हुई थी। उसका इम्पोर्टेंट दो तरह से है, मैं आगे पढ़ाऊंगा वो जो आगे के युद्ध में आएगा। लेकिन उस सालबाई की संधि के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ और कंपनी ने मराठा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया और मराठा और कंपनी के बीच 20 वर्ष का शांति समझौता हुआ और उसके बाद तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होगा। पर लेकिन ये 20 साल के का शांति समझौता होने का एक दो कारण था, जिसमें एक कारण था कि जो साउथ में जो मैसूर शक्ति थी जो हैदर अली के नेतृत्व में, तो जो उसको खत्म करना था, जिसमें मराठा की मदद चाहिए थी, इसलिए उसने 20 वर्ष का शांति समझौता किया। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा, लेकिन याद करिए क्या रखना है फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में। एक तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, वो किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव के बीच हुई थी, जिसके बाद मराठा ने ओपोजिशन किया और बाद में ब्रिटिशर वडगांव की युद्ध में हार भी गए थे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने वो ट्रीटी को मान्य करार नहीं दिया और फिर से मराठा पर हमला करके ट्रीटी ऑफ सालबाई की, जिसमें उसके सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुए और 20 वर्ष का शांति समझौता हो गया, जिससे वो मैसूर जैसे शक्ति को हराने में मदद मिल सकी। ओके, नेक्स्ट अब आएगी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ अलायंस स्थापित किया था, विच रिन्यू द कॉन्फ्लिक्ट विथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि उस समय क्या था कि हैदर अली ने अपनी सेना को फ्रांसीसी की मदद से आधुनिकीकरण किया और फ्रांस की नेवल सपोर्ट से ब्रिटिश कोस्टल पावर और उसकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना चाहा। इसी वजह से ब्रिटिशर अगेन मैसूर के अगेंस्ट हो गए और दोनों के बीच युद्ध होना शुरू हो गया। लेकिन ब्रिटिशर ने इस समय फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर हमला कर दिया था, जो ब्रिटिश की अलायंस हैदर अली के अलायंस थी। इसी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो गया। उसकी टाइमलाइन तो देखो ना, तो पता चलता है कि 1780 थी और जो उसी समय ट्रीटी ऑफ उसी समय फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध भी चल रहा था। वही कारण था जो मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ सालबाई करने का क्या कारण था कि दो महाशक्ति के बीच ब्रिटिश टिक नहीं सकते थे, इसलिए उसने ट्रीटी ऑफ सालबाई करके मराठा के साथ शांति समझौता कर लिया और मैसूर के साथ युद्ध कंटिन्यू रखा। और हैदर अली ने फ्रांसिस की मदद से मिलिट्री का इनोवेशन भी कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर को वो मात देने में सक्षम रहे। लेकिन इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका सन टीपू सुल्तान युद्ध में आया, मैदान में आया, जिसके टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टीपू मेंटेन इंडिपेंडेंस while modernizing the administration and military using European method, स्पेशली फ्रांस हेल्प से। उसी वजह से युद्ध में कोई निर्णायक भूमिका नहीं बजाने के कारण अंग्रेजों ने युद्ध को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की, जिसके अंतर्गत दोनों ने अपने अपने जो जीते क्षेत्र थे वो वापस कर दिए। यानी कि ट्रीटी ऑफ restored the territories to both sides and temporarily halting the British expansion and marking the last equal treaty between British and Indian ruler। यानी कि ये छठी ट्रीटी थी कि जिसमें ब्रिटिश और इंडियन रूलर एक समान
स्थान पे थे। उसके बाद की ट्रीटी हम देखेगी कि जिसमें आधा आधा राज्य भी देना पड़ता था। अब द थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण क्या था कि उस समय टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था, जो ब्रिटिश की अलायंस थी। उसी का बहाना बना के जो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने अपनी शक्ति गठन में मराठा और हैदराबाद के साथ जुड़कर टीपू पर हमला कर दिया और उसे विदाउट फ्रेंड एंड मिलिट्री सपोर्ट उस पर हमला करके उसके ऊपर हमला करने के कारण उसकी हार होने लगी थी। और इसी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की अंतर्गत लास्ट में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें टीपू को अपना आधा क्षेत्र गुमाना पड़ा और अपने अपने पुत्र को होस्टेज रखना पड़ा। एंड दिस ग्रेटली वीकन द मैसूर व्हाइल मेकिंग द कंपनी स्ट्रॉन्गर। इस युद्ध के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस गर्व से कहता है कि हमने अपने मित्र को ज्यादा ताकतवर न बनाकर हमने सफलतापूर्वक शत्रु को कुचल दिया था। यानी कि जो आधा क्षेत्र टीपू सुल्तान से मिला था, उसका थोड़ा सा भाग मराठा और निजाम को दे दिया और मराठा, मालाबार, टीडुगुल और बारामल जैसा इंपॉर्टेंट क्षेत्र अपने अंतर्गत ले लिया था। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और उसने फ्रांसिस की मदद से सैनिक बंदरगाह का निर्माण कर लिया। लेकिन उस समय तक यूरोप में जो नेपोलियन का आतंक मच रहा था, वह उसी समय था और इसलिए भारत में लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया, जिसका उद्देश्य था कि भारत में अपना क्षेत्र बढ़ाए और फ्रांसीसी विस्तार को रोके, क्योंकि उस समय नेपोलियन ने मिस्र पर हमला कर लिया था और भारत में हमला करने की आशंका थी, जिसके डर की वजह से लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया था कि जो मैसूर और अपना क्षेत्र का विस्तार कर ले, जिससे वो फ्रांसीसी विस्तार को रोक सके। यही कारण था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने पहले टीपू सुल्तान को ब्रिटिश के अंतर्गत सब्सिडी अलायंस का प्रस्ताव रखा, लेकिन टीपू सुल्तान ने वो उसको मना कर दिया और बोला कि मैं पेंशन यातना नवाब और राजा की श्रेणी में शामिल नहीं चाहता। उसकी जगह मैं लड़ाई लड़के मरना पसंद करूंगा। और इसी समय वो टीपू सुल्तान का जो एक कहावत है ना, वो आती है कि 100 दिन गुलामों की जगह एक दिन सिंह की तरह रहना चाहता हूँ। इसी के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिसके अंतर्गत फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें ऑब्वियस था कि ब्रिटिशरों ने मराठा और हैदराबाद की मदद से टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम किले को घेर लिया और युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। और इसी से साउथ में ब्रिटिश को जो एक मैसूर के अंतर्गत जो 40 साल की लड़ाई थी, उसका अंत हुआ और ब्रिटिश ने मैसूर के क्षेत्र में जो चुने ओल्ड रॉयल फैमिली जो वाडिया वंश थे, उसको छोटा सा क्षेत्र देके उसको शासन को वैध बना दिया और उसके कार्य को वैध बनाने का प्रयास किया। देखो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। बीटिंग द मैसूर रिमूव द लास्ट बिग चैलेंज टू ब्रिटिश पावर इन साउथ इंडिया, गिव द वर्ल्ड for more expansion and provide war technique later used against the Napoleon। इसी के आगे वेलेस्ली की सहायकारी नीति चलती है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध भी पढ़ेंगे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की चर्चा भी लास्ट में करेंगे। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है थोड़े से, वो आप प्रैक्टिस करना। जो एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली इन इंडिया, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ट्राई करना जो आप आता है ना तो। और सब्सिडी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, जो मैंने बताया, लॉर्ड वेलेस्ली की।
Or which treaty formally marked the beginning of British political influence in Bengal? What do you say? Treaty of Allahabad. We know that. Okay. Thank you guys.